Hello students, myself Vishesh Chatwani. I am a chartered accountant and also assistant professor in government college. इनकम टैक्स के लगातार क्वेश्चन हम लेके आए हैं और एक और क्वेश्चन बैंक आपके सामने है। 20 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सर पहला क्वेश्चन आपके सामने जो आ रहा है वो है एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स अ कार बिलो 1.6 लीटर कैपेसिटी अलॉन्ग विद अ ड्राइवर टू एक्स partly for official and partly for personal purpose. The expenses incurred by the company are running and maintenance expenses 32,000, driver salary 36,000. Taxable value of perquisite is well. बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है? सैलरी का है। सैलरी के अंदर क्या है? परक्विजिट्स, फैसिलिटी। फैसिलिटी में कौन सी? कार फैसिलिटी। कार फैसिलिटी में कार कौन सी? छोटी। छोटी मतलब 1.6 लीटर से कम। कार का यूज कैसा है? मिक्स यूज, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल। इतना होते हुए जब आप पहुंचेंगे तब आपको याद आएगा कि इसके अंदर रूल लगेगा 1800 रुपये महीने वाला रूल। अगर कार का पार्टली पर्सनल पार्टली प्रोफेशनल यूज है ऑफिशियल तो 1800 रुपये महीने का रूल है, और ड्राइवर साथ में है जैसा इस क्वेश्चन में है तो 900 रुपये महीना और ऐड होगा, 2700 रुपये, 2700 रुपये पर मंथ के हिसाब से टैक्सेबिलिटी निकलेगी। एंड द टैक्सेबल फिगर विल बी 32,400, 2700 रुपये महीना इंटू 12। ठीक है सर। कार में बहुत तरह के केसेस होते हैं। अकेले कार के अंदर 10 पॉइंट बन सकते हैं। मैंने हमेशा कहा इस क्वेश्चन बैंक का मकसद यही है, अगर ये पॉइंट आपने छोड़ दिया था कि इसमें से तो नहीं पूछेगा सर, वो कहीं से भी पूछ सकता है। और आप मानेंगे जब एक बार पेपर में क्वेश्चन छप जाता है फिर लगता है ये तो इम्पॉर्टेंट था, ये तो देखना ही चाहिए था। तो इसलिए आप जब तक कोशिश होती है पूरा देख के जाइए। सर कौन से एग्जाम्स के लिए? कॉलेज लेक्चरर एग्जाम, जूनियर अकाउंटेंट, अकाउंटिंग ऑफिसर, यूजीसी नेट कॉमर्स या एनी एसएससी एग्जाम या इनकम टैक्स कहीं पे भी है। सीए प्रोफेशनल के हिसाब से बहुत छोटा लेवल है। सीए प्रोफेशनल वाले बंदों को और हाई फाई वीडियोस देखने चाहिए। मॉडरेट डिग्री के, मीडियम डिग्री के क्वेश्चन ही हैं, उनको आप आराम से देख सकते हैं, अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं कि कितनी अच्छी चल रही है। सर नीचे लिखा है इफ कार इज यूज्ड फॉर द बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस, इफ द engine capacity is less than 1.6 liter and the maintenance and the running cost are reimbursed by the employer, the value of the perquisite 1800 रुपये महीना। ये तो है कार, छोटी वाली कार 1.6 लीटर से कम। अगर बड़ी वाली कार हो तो 2400 रुपये महीना होता है। ठीक है सर। नीचे का पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है X retired on 15th of April 2020 from a company. He was entitled to a pension of 4,000 per month. At the time of retirement, he got 75% of the pension commuted and received rupees 120,000 as commuted pension. Calculate the taxable portion of the commuted pension if he is entitled to gratuity. Okay. Options are ये options. आराम से सुनिए। ये क्वेश्चन भी है सैलरी का। सैलरी के अंदर ये क्वेश्चन है रिटायरमेंट बेनिफिट्स का। रिटायरिंग बेनिफिट्स में ये पट्टा जब रिटायर हुआ तो 4000 मंथली पेंशन इसकी तय हुई, लेकिन इसने कहा कि मुझे मेरी पेंशन का 75% अभी चाहिए और इसको 1,20,000 रुपया मिला। 1,20,000 रुपये पेंशन मिला। अब याद करो इसमें से या तो 1/3 एग्जेम्प्ट होगा या 1/2 एग्जेम्प्ट होगा। अगर इस पट्टे को ग्रेचुटी मिलती है देन एग्जेम्पशन विल बी 1/3। तो अब एग्जेम्पशन कितना हुआ? आपका एग्जेम्पशन हुआ 1/3, ये लिखा हुआ है। लेकिन 1/3 किसका निकालते हैं? फुल पेंशन का। 1/3 जो होता है ना बेटा वो रिसीव्ड पेंशन का नहीं होता है, 1/3 होता है फुल अमाउंट का। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस 1,20,000 में 75% डिवाइड करके टोटल पेंशन बनानी पड़ेगी। जब टोटल पेंशन बन जाएगी तो वो बनेगी 1,60,000 रुपये। उस 1,60,000 का 1/3 निकलेगा तो वो समथिंग होगा 53,000 कुछ रुपए। इतना अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अपन ये अच्छे से जानते हैं बीइंग ए टैक्स प्रैक्टिशनर कि जो अमाउंट रिसीव होता है उसमें से अगर आप एग्जेम्प्ट पार्ट को अलग कर दोगे तो टैक्सेबल पार्ट आएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अगर इसमें एग्जेम्प्ट पार्ट पूछा होता तो 53,333 विल बी द आंसर, पर अगर इसमें टैक्सेबल पार्ट पूछा है तो 66,667। हिंदी भाषी स्टूडेंट्स को मैं बोलूँगा
उन्हें हिंदी में पढ़ना है क्वेश्चन को समझने के लिए, लेकिन सारी क्वेश्चन उनको अंग्रेजी में पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे लॉ सारा का सारा इंग्लिश में ही लिखा हुआ होता है, जजमेंट सारे के सारे इंग्लिश में ही आते हैं। ठीक है सर, चलिए सर, तो आप इसमें देखेंगे आंसर विल बी 66,667। जैसे कि मैंने बताया, एक और बात बता दूं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको जो एक मुश्त पेंशन, हिंदी में बोलते हैं एक मुश्त पेंशन, कम्यूटेड पेंशन जो मिलती है, उनके लिए वो एग्जेम्प्ट होती है। और जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होती हैं उनके लिए टैक्सेबल होता है। टैक्सेबल कितना होता है, तो मैं कहूँगा 1/3 पार्ट एग्जेम्प्ट हो जाता है और बाकी का अमाउंट टैक्सेबल होता है अगर वो ग्रेच्युटी रिसिपिएंट भी है तो। ठीक है सर, तो आप इस कैलकुलेशन को देखेंगे तो समझ जाएंगे, लेकिन फिर मैं कहूँगा 1/3 जो होता है वो टोटल का होता है एग्जेम्पशन निकालते समय। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने। कैलकुलेट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। म्यूनिसिपल वैल्यू 45,000, फेयर रेंटल वैल्यू 50,000, स्टैंडर्ड रेंट 48,000, एक्चुअल रेंट 42,000। ओके, क्वेश्चन देखते ही हमें समझ में आ गया कि हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। अगर आप एक टैक्स स्टूडेंट ना होते और मैं आपको पूछता मकान की इनकम कैसे निकालोगे, तो आप कह देते कि जो किराया है वो मेरी इनकम है। इस क्वेश्चन का जो एक्चुअल रेंट है सर, वो एक्चुअल रेंट है 42,000, लेकिन हमें पता है कि इनकम टैक्स में एक रेंट और निकाला जाता है नोन एज एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट, तो याद कीजिए स्टेप वन में आपको म्यूनिसिपल वैल्यू देखनी है और फेयर रेंटल वैल्यू देखनी है और उसमें से बड़ी वैल्यू सेलेक्ट करनी है। सर म्यूनिसिपल वैल्यू तो है 45 और फेयर रेंटल वैल्यू है 50। आपको इसमें से बड़ी वैल्यू सेलेक्ट करनी है, लेकिन ये बड़ी वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकती। स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो आपको सर इसमें से 48 पिक करना है। तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट है 48, एक्चुअल रेंट है 42, और जब हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू GAV निकालते हैं तो दोनों में से जो बड़ी वाली वैल्यू होती है उसे पिक करते हैं। तो सर 48 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चारों ऑप्शन दे रखे थे, इनने बताया है आंसर 48 आएगा। पहले स्टेप पे आपको म्यूनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट देखना है, उसमें से बड़ी वैल्यू लेते हुए स्टैंडर्ड रेंट को क्रॉस नहीं करना है। दूसरे स्टेप में आपको एक्चुअल रेंट लेना है, जो कि पूरे साल का फिगर होता है, वो लेना है, और इनमें से हायर के बेसिस पे जो बड़ी वैल्यू होगी दैट विल बी GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन आता है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस ऑफ डीम्ड ओनरशिप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। वेल, ये क्वेश्चन आया तो एकदम से आपको स्ट्राइक करना चाहिए डीम्ड ओनरशिप। अब डीम्ड ओनरशिप क्या होता है, आपको दिमाग में इमेज आनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको एग्जाम बताता हूँ। क्वेश्चन, ट्रांसफर टू अ स्पाउस फॉर इन एडुकेट कंसिडरेशन। तो बिल्कुल सही है, जब कोई हस्बैंड, मान लीजिए जब कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को कोई असेट दे देते हैं, उसके नाम में कर देते हैं बिना पैसे लिए या थोड़े पैसे लिए, अगर वो अपनी वाइफ के नाम प्रॉपर्टी कर भी देते हैं तो भी इसके ओनर H को माना जाएगा। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डीम्ड ओनरशिप। इसी तरह मान लीजिए कोई फादर है, वो अपने सन को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देते हैं, बेटे के नाम प्रॉपर्टी कर देते हैं, माइनर बेटे के नाम पे, तो भी उस प्रॉपर्टी के ओनर फादर माना जाएंगे। तो ये भी एग्जाम्पल है डीम्ड ओनरशिप का। थर्ड पॉइंट है सर, होल्डर ऑफ एन इम्पार्टिबल असेट। मान लीजिए सर कोई HUF है, उस HUF को मेंटेन करते हैं कर्ता जिनका नाम K है। HUF के कर्ता K हैं। अब आप जानते हैं HUF के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो किसी एक की नहीं होती, वो पूरे फैमिली मेंबर्स की होती है। अब वो प्रॉपर्टी अगर K के नाम है, मान लीजिए रजिस्ट्री करनी थी तो किसी के नाम तो होगी, तो अगर कोई प्रॉपर्टी K के भी नाम है भी तो भी वो प्रॉपर्टी पूरी फैमिली यानी पूरी HUF की मानी जाएगी। तो यहाँ पे भी मानी जाएगी वर्ड है, तो डीम्ड ओनरशिप का है एग्जाम्पल। ये है प्रॉपर्टी इम्पार्टिबल एसेट का एग्जाम्पल। और जो को ओनरशिप होता है सर, को ओनरशिप डीम्ड ओनरशिप नहीं होती, बल्कि वो एक्चुअल ओनरशिप होती है। अगर A और B ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, दोनों ने 20-20 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया है, तो जब भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी दोनों में इक्वल शेयरिंग है तो इक्वल जाएगा। तो ये आपका लास्ट वाला एग्जाम्पल डीम्ड ओनरशिप का एग्जाम्पल नहीं है। अदरवाइज जो बाकी 3 एग्जाम्पल थे दे वर द एग्जाम्पल्स ऑफ डीम्ड ओनरशिप। इसके अलावा 2-3 एग्जाम्पल और भी होते हैं। ठीक है सर, इम्पार्टिबल एसेट्स के बारे में नीचे लिखा है, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा आराम से। ठीक है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज नॉट चार्जेबल एज इनकम ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। इनमें से कौन सी इनकम PGBP में नहीं जाएगी।
सर पहला है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय एन एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये तो पीजीबीपी की इनकम है। अगर आप कोई बिजनेस चलाते हो, कपड़े का, जूते का, कोई भी बिजनेस, तो वो इनकम पीजीबीपी में है। इनकम ड्राइव्ड बाय ट्रेड एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विसेज परफॉर्म्ड फॉर इट्स मेंबर्स। सर ये वाली भी पीजीबीपी इनकम है। मान लीजिए कोई ट्रेड एसोसिएशन है या कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन है, उन्होंने अपने मेंबर्स को कोई सर्विसेज देकर, कुछ खास तरह की सर्विसेज देकर पैसा कमाया है, तो वो इनकम भी पीजीबीपी में जाएगी। इसी तरह से सर इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज। सर रेसेस के अंदर जो हॉर्सेस दौड़ते हैं, अगर आप उनके मालिक हैं, आप हॉर्सेस की देखभाल और मेंटेन करते हैं उनको, ये भी आपका बिजनेस है, लेकिन ये खास तरह का बिजनेस है और इसकी इनकम अदर सोर्स में कवर होती है। और चौथे में लिखा है सर कि एक पार्टनर को जो फर्म से सैलरी मिलती है पार्टनर होने के नाते, अ पार्टनर विच गेट्स अ सैलरी फ्रॉम इट्स फर्म, तो वो सर वो जो इनकम होगी वो पीजीबीपी में जाएगी सर, है ना। सैलरी देखते हैं आप, सैलरी हेड मत लगा देना, ये पीजीबीपी हेड है। क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सी इनकम पीजीबीपी में नहीं जाएगी, तो इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में सी इनकम ऐसी है जो पीजीबीपी में कवर नहीं होगी। चलिए सर 6 क्वेश्चन अपना है, जहां लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। किसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी? क्वेश्चन है, ऑप्शंस आ रहे हैं। रेवेन्यू एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सर अगर आपने प्रीवियस ईयर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किए तो आपको डिडक्शन मिलेगा। सर साइंटिफिक रिसर्च में मैं आपको अभी बता दूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिडक्शन भी मिलेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन भी मिलता है। और बी पॉइंट में लिखा है कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑन पेमेंट ऑफ सैलरी टू एम्प्लॉई engaged in scientific research and purchase of material used in scientific research incurred during 3 years immediately preceding the commencement of business। सर इसकी भी डिडक्शन मिलेगी। सर बाय द वे है क्या ये, आपने जिस प्रीवियस ईयर में बिजनेस स्टार्ट किया उससे पहले के जो 3 प्रीवियस ईयर होते हैं, अगर उसमें आपने सैलरी का पेमेंट किया है, सैलरी टू द साइंटिफिक रिसर्च एम्प्लॉयज़, और अगर आपने मटेरियल कंजम्पशन किया है रिलेटेड टू साइंटिफिक रिसर्च, तो वो खर्चा जो 3 साल पहले हुआ या उन 3 वर्षों में हुआ, आप उसकी भी कटौती ले सकते हैं सेक्शन 35 में। इसके अलावा सर सी ऑप्शन कहता है कैपिटल एक्सपेंसेस। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी डिडक्शन होती है। जनरली पीजीबीपी में कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मिलता, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो भी अलाउड है। तो पहले तीनों पॉइंट्स से मैंने अलाउड गए हैं। चौथा पॉइंट लिखा है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द एक्विजिशन ऑफ लैंड। अगर आपने सर जमीन खरीदने में पैसा खर्च किया है तो वो अलाउ नहीं होगा। इसका क्वेश्चन यही था कि इनमें से कौन सा खर्चा अलाउ नहीं होगा, तो जमीन खरीदने पे जो पैसा सर आपने लगाया है सर वो आपका अलाउ नहीं होगा। डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। वेल सर अगला क्वेश्चन है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन टू बी फुलफिल्ड फॉर क्लेमिंग एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 37(1). Such expenditure should not be covered under the specific section, that is section 32-36। वेल अब ये क्वेश्चन क्या है, पीजीबीपी का सेक्शन है। पीजीबीपी में जो खर्चे हैं मेजरली वो सेक्शन 30 से 36 में कवर हो जाते हैं। अगर कोई खर्चा ऐसा है जो बिजनेस का है और वो पहले कवर नहीं होता है तो वो 37(1) में जा सकता है। तो ए पॉइंट बिल्कुल सही लिखी है कि जो खर्चा वहाँ नहीं गया वो 37(1) में जा सकता है। बी पॉइंट ये जो लिखा है कि एक्सपेंडिचर शुड बी ऑफ कैपिटल नेचर, ये गलत लिखा हुआ है सर। जबकि धारा 37 एक कहती है कि खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर कैटेगरी का नहीं होना चाहिए, तो बी ऑप्शन उल्टा लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। और एक्सपेंडिचर पर्सनल नहीं होना चाहिए, ये बात भी लिखी हुई है वहाँ पे। और एक्सपेंडिचर पूरा बिजनेस के लिए होली और एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए होना चाहिए, ये भी बात लिखी हुई है। सर मैं आपको सेक्शन 37(1) पढ़ा देता हूँ। सेक्शन 37(1) में खर्चा जा पाए इसके लिए कुछ डूज हैं, कुछ डोंट्स हैं। डूज क्या कहते हैं कि एक्सपेंडिचर ऐसा हो जो बिजनेस के लिए हो, एक्सपेंडिचर ऐसा हो जो प्रीवियस ईयर में हो, इसके अलावा एक्सपेंडिचर ऐसा ना हो जो 30 से 36 में जा सकता हो, एक्सपेंडिचर पर्सनल नहीं होना चाहिए और एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। आप अच्छे से डूज एंड डोंट्स पढ़िए तो आप समझ पाएंगे कि सेक्शन 37(1) में जाने वाला खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Cost of acquisition in case of bonus share allotted before 1st April 2001 will be।
वेल जब आपको बोनस शेयर मिलते हैं किसी भी कंपनी से तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट होती है सर 0, क्योंकि हमें फ्री में मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। लेकिन एक उसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर आपको शेयर्स, ये जो बोनस शेयर हैं वो अप्रैल 2001 से पहले मिल चुके हों तो यू कैन टेक द फेयर मार्केट वैल्यू। आप कैपिटल गेन निकालते समय, कैपिटल गेन कैलकुलेट करते समय उन शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू को अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शो कर सकते हैं। 0 कॉस्ट होते हुए भी आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसको शो कर सकते हैं। ठीक है सर, चलिए तो आप इसका बी ऑप्शन लगा लीजिएगा सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद। मैंने पीपीटी डिज़ाइन किए तो मुझे ऑप्शंस वगैरह ध्यान है, आप आराम से ऑप्शन पढ़िएगा। फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कैन बी पेड बाय एसएससी फॉर। वेल ये 80C से रिलेटेड क्वेश्चन है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का है, LIC होना चाहिए खुद का और स्पाउस का, सही है। प्रीमियम होना चाहिए खुद का, जीवन साथी का, माइनर चिल्ड्रन का, सही है। खुद का, जीवन साथी का, डिपेंडेंट चिल्ड्रन का, ये भी सही है। खुद का, जीवन साथी का, एनी चाइल्ड, यस ये ज़्यादा सही है सर। 80C के अंदर एसएससी खुद का, अपने स्पाउस का और अपने सभी तरह के बच्चों का इंश्योरेंस करवा सकता है। सभी तरह का मतलब है सन हो या डॉटर, मेजर हो या माइनर, डिपेंडेंट हो या नॉन डिपेंडेंट, मैरिड हो या अनमैरिड, किसी भी तरह के बच्चे का आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं, प्रीमियम भर सकते हैं, 80C का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी बच्चे ने ढंग से पढ़ाई नहीं की तो शायद वो सोचेगा कि 80C में डिपेंडेंट चाइल्ड चलता होगा या माइनर चलता होगा, तो ऐसा नहीं है, सभी तरह के बच्चे चलते हैं। वेल आगे बात करें, क्वेश्चन कहता है एन एसएससी हैज पेड द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 45,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर अ पॉलिसी ऑफ 2 लाख रुपी टेकन ऑन 1 अप्रैल 2015 ही शैल। ओके, वैसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी पॉलिसी का क्वेश्चन आए ना और डेट वगैरह आए तो इसमें आप एक डेट होती है सर 1 अप्रैल 2012, इसको कट ऑफ डेट माना करो। कुछ पॉलिसीज़ होती हैं इस डेट के बाद, इसको अपन बोलते हैं नई पॉलिसीज़। नई पॉलिसीज़ में रूल चल रहा है 10%। सर 10% मतलब 10% का मतलब है कि 10% का मतलब है कि आपकी जो पॉलिसी वैल्यू है उसका 10% ही डिडक्टेबल है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी पॉलिसी 2 लाख की है, 2 लाख रुपए की पॉलिसी है तो 20,000 का ही डिडक्शन आपको 80C के रिगार्डिंग मिल सकता है। और अगर आपकी पॉलिसी ओल्ड पॉलिसी है, अप्रैल 2012 के पहले की पॉलिसी है, तो 2 लाख रुपए पे 20%, यानी उस समय 20% की लिमिट थी, अभी 10% की लिमिट है। और एक इसके अलावा एडिशनल रूल ये है जो इसके 1 साल बाद आया था, वो था 1 अप्रैल 2013 का रूल। उसमें अगर जिसका इंश्योरेंस हो रहा है वो 80U वाली बीमारी वाला बंदा हो या 80DDB वाली बीमारी वाला बंदा हो तो 15% का रूल है। तो ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ए ऑप्शन कहता है कि 80C की डिडक्शन नहीं दी जाएगी, तो ये गलत है। बी ऑप्शन कहता है कि आपको डिडक्शन मिलेगी लेकिन 10% मिलेगी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी पॉलिसी अप्रैल 2015 की है, यानी अप्रैल 2012 के बाद वाली पॉलिसी है, यानी न्यू पॉलिसी है। न्यू पॉलिसी में 10% तक का रूल है। होप आपको बात समझ में आई होगी। इसके नीचे एक ये आई है हिंट वाली शीट, ये तीनों पॉइंट्स आप देख लीजिएगा, वैसे मैंने बोल दिए हैं समझाते समय। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D ऑन अमाउंट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इज अलाउड इफ इट इज पेड। वेल 80D का ये क्वेश्चन है, 80D में और हेल्थ चेकअप का क्वेश्चन है, तो उसका पेमेंट के लिए है। चेक से दे सकते हैं, बिल्कुल, एनी मोड अदर देन कैश, कोई भी तरीका कैश के अलावा, एनी मोड इंक्लूडिंग कैश। सर इसका आंसर सी ज़्यादा सही है, क्योंकि ये हेल्थ चेकअप का क्वेश्चन है। हेल्थ चेकअप वाले पॉइंट में आप कैश से भी पैसा दे सकते हो, कैश के अलावा भी किसी भी तरीके से आप पैसा दे सकते हो। अगर ये इंश्योरेंस प्रीमियम का क्वेश्चन होता तो आपका आंसर बी होता, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम में कैश नहीं चलता, कैश के अलावा कुछ भी चलता है। ठीक है, और हेल्थ चेकअप में आपका हर तरीका चलता है। अभी के हिसाब से आंसर सी हो गया, आप समझते हैं बातों को। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। TDS from salary under section 192 shall be at the rate 10% of salary, average rate, maximum rate, average rate, excluding sales। वेल अगर सैलरी से TDS की बात हो तो इसकी कोई फिक्स रेट नहीं है।
ओके, नियम समझते हैं। एम्प्लॉयर होता है, वो एम्प्लॉय को जब सैलरी देता है उसे लगभग पता होता है कि पूरे साल में वो कितनी सैलरी छोड़ने वाला है। उस एम्प्लॉय की वो पूरी सैलरी का टैक्स निकालता है जिस भी वो स्लैब में आता है, 5%, 10%, 20%, 30%, जिस भी स्लैब में आता है उस पर वो पूरा टैक्स निकालता है। और फिर टैक्स निकालने के बाद समथिंग 12 से डिवाइड करके मंथली डिडक्शन करता है। एक तरह से एम्प्लॉय की सैलरी में से जो टीडीएस कटता है वो एवरेज रेट से कटता है। एवरेज रेट वो भी हेल्थ एंड एजुकेशन से इसको मिलाते हुए, क्योंकि एम्प्लॉयर टीडीएस काटने में कोई भूल नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके भी अपने कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो वो आपकी हेल्थ एंड एजुकेशन से इसको जोड़ते हुए एवरेज रेट ऑफ टैक्स से कटौती करता है। अदर देन दिस, किसी इनकम में 5% टीडीएस होता है, किसी में 10 होता है, किसी में 30 होता है, 1% होता है, ऐसे बहुत सारे रूल हैं। सैलरी में एवरेज रेट ऑफ टीडीएस इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन से यू कैन से बी पॉइंट। चलिए सर, मिस्टर पी हैज़ वन द लॉटरी ऑफ ₹1 लाख, टीडीएस ऑन इट विल बी। वेल, लॉटरी की इनकम, कैजुअल इनकम, इस पे टीडीएस तक 30% होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले ऐसा होता था कि टीडीएस अगर कटता था तो साथ में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी होता है, ऐसा नहीं है। आपका बेसिक फ्लैट रेट से टीडीएस कटेगा एंड विल बी 30%, तो 30,000 टीडीएस आपका कटेगा। ये टीडीएस का जो सेक्शन है सर 194B है। अगेन मैं कहूँगा एक क्वेश्चन में आप 2, 3, 4 क्वेश्चन याद करने की कोशिश करें। कैजुअल इनकम पे जो टीडीएस है उसका सेक्शन है 194B। वो कहता है कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 में अगर कोई लॉटरी जीतेगा या 19-20 में कोई लॉटरी जीतेगा तो 30% टीडीएस होगा, और कोई सरचार्ज, एजुकेशन सेस, सीनियर एंड हायर एजुकेशन सेस, ऐसा कुछ नहीं होगा, सीधा बेसिक रेट होगा। चलिए सर, अगला क्वेश्चन है, टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स वेयर द टोटल अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लेस देन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन है सर। 50 लाख इसका नियम है। मैं आपको पहले बता दूं बात क्या है। अगर कोई बायर है, अगर वो कोई प्रॉपर्टी खरीदता है और जो परचेज कंसिडरेशन है वो 50 लाख से ज़्यादा है, अगर कोई बायर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है जिसकी वैल्यू 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसे 1% टीडीएस काटना चाहिए। तो मतलब ये बायर की ड्यूटी है कि जब वो पेमेंट करे उससे पहले 1% टीडीएस काट ले। चलिए सर, मैं बता देता हूँ उसके बारे में। 1 जून 2013 से नियम है कि बायर जब इमूवेबल प्रॉपर्टी लेगा, यानी लैंड, बिल्डिंग या दोनों मिलाकर, एग्रीकल्चर लैंड के अलावा, और अगर उसकी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है तो उसे टीडीएस काटना होगा। ये जिम्मेदारी बायर पे डाली गई है। सेक्शन 194IA इसका सेक्शन है सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कीम ऑफ एडवांस टैक्स इज नोन एज, अपने यहाँ एडवांस टैक्स का नियम है, उसकी स्कीम को क्या बोलते हैं? स्टेप टुवर्ड्स द नेशन बिल्डिंग, अर्न मोर, पे एज मच एज यू कैन, पे एज यू अर्न। सर इसका आंसर डी है, जैसे कमाएं वैसे ही चुकाएं, पे एज यू अर्न। लेट मत करें, गवर्नमेंट को फंडिंग की ज़रूरत होती है, टैक्स रेवेन्यू की ज़रूरत होती है, उन्हें सिविल सर्वेंट्स को, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को पेंशन का पैसा, सरकारी योजनाओं पे पैसा देना होता है। तो गवर्नमेंट चाहती है जैसे जैसे लोग कमाएं वैसे वैसे एडवांस टैक्स के फॉर्म में वो टैक्स का पेमेंट करें। तो उसका जो स्लोगन है वो एक तरह से है पे एज यू अर्न। ठीक है सर, बाकी सारे सुनने में अच्छे हैं लेकिन वो गलत हैं। चलिए सर, एडवांस टैक्स पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन केस ऑफ नॉन कंपनी एसएससी शुड बी मेड 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर। ये कहता है कि जो नॉन कॉर्पोरेट एसएससीज होते हैं उनको एडवांस टैक्स की पहली इंस्टॉलमेंट कब देनी होती है? तो सर इसका आंसर है 15 जून, क्योंकि अप्रैल मई जून को आपका पहला क्वार्टर एंड होता है, उससे पहले 15 जून को, फिर 15 सितंबर को, फिर 15 दिसंबर को और 15 मार्च। तरीका क्या है, लॉजिक क्या है? हर क्वार्टर एंडिंग से 15 दिन पहले। ठीक है सर, तो इस क्वेश्चन में आप 4 एमसीक्यू तैयार कर सकते हैं, नीचे लिखे हैं। पहली इंस्टॉलमेंट 15 जून तक देनी है और जितना आपका टैक्स बन सकता है उसका 15% आप जमा कराएंगे। 15 सितंबर यानी आधा साल होने तक आपका 45% टैक्स जमा हो जाना चाहिए। 15 दिसंबर तक आते आते आपका 75% टैक्स जमा हो जाना चाहिए और पूरी शाम होते होते आपका 15 मार्च तक 100% टैक्स जमा हो जाना चाहिए। ऐसा आपसे चाहते हैं अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 है, 10,000 से ज़्यादा है तो। क्वेश्चन है, एज पर द सेक्शन 139(1) एन इंडिविजुअल शैल फाइल रिटर्न इफ
एक बंदे को रिटर्न फाइल करना होगा अगर उसकी टोटल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, हाँ उसे रिटर्न फाइल करना होगा। सर अगर उसकी टोटल इनकम 3 लाख से ज़्यादा है तो भी उसे रिटर्न फाइल करना होगा। 5 लाख से ज़्यादा है तो भी उसे रिटर्न फाइल करना होगा। और क्वेश्चन कहता है चौथा पॉइंट, अगर उसकी टोटल इनकम 80C से 80U तक का क्लेम करने से पहले 2.5 लाख से ज़्यादा है तो उस रिटर्न फाइल करना होगा। ये भी सही है। ये क्वेश्चन वैसे फंस जाएगा, लेकिन मैं आपको अगर लॉजिक समझाऊँ बात ये है, इसका आंसर डी आएगा। और इसको प्रैक्टिकल समझिए आप कि अगर मान लीजिए कोई बंदा है जिसकी इनकम 2,70,000 है और उसे डिडक्शन मिले हैं 50,000 के मिलने हैं, अब उसकी इनकम बच रही है आफ्टर डिडक्शन 220,000। नाउ ही इज़ कन्फ्यूज्ड कि मुझे रिटर्न भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, क्योंकि उसको लगता है मेरी इनकम 2.5 लाख से नीचे चली गई तो उसे रिटर्न नहीं भरना चाहिए, लेकिन इसे रिटर्न भरना पड़ेगा। तो आप इसका लॉजिक समझिए कि जो जीटीआई होता है वो डिसाइड करता है, ग्रॉस टोटल इनकम से डिसाइड होता है कि बंदा रिटर्न फाइल करेगा या नहीं करेगा। लोग अधिकतर टीआई पे सोचते हैं, पर ग्रॉस टोटल इनकम को आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि क्लेम डिडक्शन लेने से पहले आपने बेसिक लिमिट को अगर क्रॉस किया हो देन यू हैव टू फाइल ITR अंडर सेक्शन 139(1). चलिए सर, ठीक है, चलिए और देखते हैं। रिटर्न ऑफ इनकम इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय एवरी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इफ he has signing authority in any account located outside India or hold assets outside India. He is the beneficiary of any asset located outside India. और देख लेते हैं सर, any or both A and B, none of A and B, since no asset is located in India. Well, जो resident and ordinary resident होते हैं, अगर उनकी कोई प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, काला धन को रोकने के लिए नियम बनाया गया कि अगर उनकी कोई प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है या इंडिया में के बाहर उनका कोई अकाउंट है या वो इंडिया के बाहर किसी प्रॉपर्टी के बेनिफिशियरी हैं, तो उन्हें रिटर्न फाइल करना होगा, चाहे उनकी इनकम बेसिक लिमिट से कम हो या ज़्यादा हो। फॉरेन असेट के मामले में रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट को ITR फाइल करना होगा और इस बात की सूचना देनी होगी। चलिए सर, तो इसका आंसर सी रहा, ठीक है। तो गवर्नमेंट खूब प्रयास करती है सर काले धन को रोकने के लिए। लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 इन केस ऑफ अ कंपनी SSC। वेल, बाकी सब के लिए सर रिटर्न फाइल करने की जो डेट होती है सर वो होती है 31 जुलाई। जनरल रिटर्न फाइल करने की डेट होती है 31 जुलाई, पर जो कंपनी असेसीज हैं उनके लिए डेट होती है सर 30 सितंबर। पहला ऑप्शन कहता है 30 सितंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, सेकंड ऑप्शन कहता है 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। तो सर अच्छे से याद कीजिएगा, 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर है। लॉजिकल है सर, अगर मान लीजिए 20-21 की बात चल रही है, 20-21 प्रीवियस ईयर की बात चल रही है, तो यहाँ पे तो आपका रिटर्न, यहाँ पे तो आपका ईयर एंड हुआ है, मार्च 21 पे तो आपका रिटर्न ईयर एंड हुआ है, और सितंबर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के एंड के बाद आपका असेसमेंट ईयर शुरू हो जाता है, तो सितंबर तक आपको रिटर्न फाइल कर लेना चाहिए। तो 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, दिस इज द कंप्लीट आंसर। एंड वन मोर थिंग, जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस दिन शाम को एक सर्कुलर आया है, और ये सर्कुलर है 20 मई 2021 का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने 9th सर्कुलर 2021 का निकाल के ये कहा है कि कोविड के चलते, इस साल पैंडेमिक के चलते रिटर्न में 1 महीने का एक्सटेंशन है। सितंबर की जगह आप अक्टूबर तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वैसे जनरली सितंबर ही होता है, ये तो एक्सेप्शनल सिचुएशन है, मैंने ऐसे ही बता दिया आपको कि ऐसे सर्कुलर्स वगैरह आते रहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है सर। लास्ट है, इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ कंपनी वाज वेरीफाइड बाय अ कंपनी सेक्रेटरी, सच ITR शैल बी कॉल्ड एज। वेल, कंपनी का अगर ITR था तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर को वेरीफाई करना चाहिए था, मतलब उसमें साइन सिग्नेचर मैनेजिंग डायरेक्टर के होने चाहिए थे। कंपनी सेक्रेटरी को ये अथॉरिटी नहीं है, ये रिटर्न को डिफेक्टिव रिटर्न माना जाएगा सर। इस रिटर्न को C डिफेक्टिव ITR माना जाएगा। जिनकी हैसियत है, जिनकी साइनिंग कैपेसिटी है, उन्हीं को साइन करना चाहिए, ठीक है सर। इनकम टैक्स इज ऑल अबाउट रूल्स, आप याद कीजिए अच्छे से। चलिए सर, ओके।